दोस्तों, मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी मुहाजिर। शहजाद के पिता को अभी दिलासा देकर चुप करवा ही रहे थे, इतने में विनोद भारती साहब का एक ऑफिसर उनके पास आया और उनको सलूट किया। उस ऑफिसर को देखकर शहजाद के पिता ने अपनी आंखों के आंसुओं को अपने कंधे पर रखे गमछे से साफ किया। उस ऑफिसर ने विनोद भारती साहब को बोला, जय हिंद सर, मौलवी साहब आ गए हैं और शहजाद की आखिरी रस्म अदा करने का वक्त आ गया है। विनोद भारती साहब ने शहजाद के पिता की आंखों में देखा जो आंसुओं से भरी थी। विनोद भारती साहब ने उनको बोला, चलिए सर, शहजाद के आखिरी दर्शन कर लीजिए। एक पिता होने के नाते उस वीर जवान के पार्थिव शरीर की आखिरी रस्में अदा कर लीजिए। मैं जानता हूं कि आप एक पिता के नाते काफी दुखी हैं और यह आपके लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देकर इस देश की मिट्टी की रक्षा की है। शहजाद के पिता ने अपनी आंखें एक बार फिर से साफ की। वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया। फिर विनोद भारती साहब ने उनसे कहा, हम सबको शहजाद के ऊपर गर्व है और आपको भी उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। हर किसी को ऐसी शहादत का मौका नहीं मिलता। वो बहादुर था, उसके जैसे वीर ही तो फौज में आते हैं। विनोद भारती साहब की ये बातें काफी थी शहजाद के पिता का हौसला बढ़ाने के लिए। उसके बाद विनोद साहब और उनका वो ऑफिसर शहजाद के पिता तीनों दराज के कब्रिस्तान के लिए निकल गए। शहजाद के पिता को विनोद भारती साहब ने सहारा दिया और अपनी जीप में बिठाया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां कब्रिस्तान के गेट पर ही जमीन पर शहजाद का जनाजा रखा हुआ था। शहजाद के पिता अपने बेटे को देखते ही जोर जोर से रोने लगे, चीखने लगे। सभी ऑफिसर्स ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बेटे के जनाजे से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे, उसका सर चूमने लगे। उठ जा बेटा, देख तेरे अब्बू आए हैं। उठ जा बेटा, तू ऐसे मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता शहजाद। उठ जा बेटा, अब्बू आए हैं बेटा। जैसे तैसे करके वहां मौजूद फौजी जवानों ने उनको संभाला। शहजाद की आखिरी रस्में अदा की गईं। एक पिता के दिल में एक बेटे के जाने का दुख विनोद भारती साहब को उस दिन करीब से समझ आया, लेकिन फिर भी उनके हौसले को सलाम। उन्होंने खुद को संभालते हुए विनोद भारती साहब की तरफ देखते हुए कहा, शहजाद का सपना सच हो गया जनाब। शहजाद की कब्र की मिट्टी को अपने हाथों में भर के शहजाद के पिता ने एक बार फिर कहा, खुदा हाफिज बेटा। मुंतशा और तेरी अम्मी शाहीन को मेरा सलाम कहना। जय हिंद। अब एक और सवाल विनोद भारती के जहन में घर कर गया, आखिर ये मुंतशा कौन है? उस सवाल का जवाब उस वक्त विनोद भारती साहब ने शहजाद के पिता से लेना ठीक नहीं समझा, लेकिन शहजाद के पिता की बात के आखिरी शब्द जय हिंद उनके पाकिस्तानी होने वाली बात पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। एक झटके से विनोद भारती साहब ने पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया कि शहजाद पाकिस्तानी हो सकता है। शायद दिल्ली से आई रिपोर्ट गलत हो सकती है। अगर शहजाद पाकिस्तानी जासूस होता तो विनोद भारती साहब को आखिर क्यों बचाता, और उनके पिता भी शहजाद की भारत के लिए दी गई अपनी कुर्बानी को शहजाद का सपना क्यों बोलते? काफी अनसुलझे से सवाल थे जिनका जवाब था तो सिर्फ शहजाद के पिता के पास। लेकिन उस दिन शहजाद के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनको दराज के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद रोज ऐसे ही गुजर गए, लेकिन विनोद भारती के जहन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उनका दिल काम में नहीं लग रहा था और उस वक्त करगिल की जंग भी जारी थी। लेकिन चंद दिनों बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए, तब विनोद भारती साहब
उनको अपने दराज में मौजूद आर्मी क्वार्टर ले गए और उनकी सेवा और देखभाल में कुछ लोगों को लगा दिया। शहजाद के पिता की तबीयत में अब सुधार हो रहा था, लेकिन विनोद भारती साहब के जहनो दिल में सवाल सवाल और केवल सवाल थे। अभी तक विनोद भारती साहब शहजाद के पिता का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन एक फौजी होने के बावजूद उनमें उस वक्त कुछ भी पूछने की हिम्मत तक नहीं थी। फिर एक दो रोज बाद एक शाम विनोद भारती साहब शहजाद के पिता को अपने आर्मी क्वार्टर के अंदर ही मौजूद लॉन में ले गए और वहीं घास पर बैठे शहजाद के पिता का हाथ विनोद भारती साहब ने अपने हाथ में लिया। सवाल भी कुछ ऐसे थे। विनोद भारती साहब की हिम्मत उनसे नजरें मिलाने की नहीं हो रही थी, लेकिन विनोद भारती साहब ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शहजाद के रिकॉर्ड में तो आपका नाम ताहिर लिखा है, लेकिन विनोद भारती साहब बात पूरी कर पाते तभी शहजाद के पिता ने कहा, हाँ, मेरा नाम ताहिर ही है। अब इस बार ताहिर साहब अपनी बात पूरी कर पाते। इस बीच में ही विनोद भारती साहब ने कड़वा सवाल जो उनके जहन में घर किए हुआ था वो आखिर पूछ डाला। हमको पता चला है कि आप लोग पाकिस्तानी हो, क्या ये सच है? ताहिर साहब ने दर्द भरी आवाज में बोला, नहीं, हम दिलो जान से भारत के ही हैं। शहजाद की कुर्बानी इस बात का सबूत है। ये सुनकर विनोद भारती साहब के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन चंद ही लम्हों में एक हल्की सांस लेकर ताहिर साहब ने अपनी बात पूरी की। लेकिन हाँ, हमारा वास्ता कुछ साल पहले पाकिस्तान से रहा और हम वहीं से भारत आए। उनकी इस बात ने एक बार फिर से विनोद भारती साहब को कश्मकश में डाल दिया था। वास्ता पाकिस्तान से रहा, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी, और दुश्मन देश के होने के बाद भी भारत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। बात कुछ समझ में नहीं आई ताहिर साहब। विनोद भारती साहब ने बड़ी हैरत से ये सवाल किया था। विनोद भारती साहब की ये बातें सुनकर ताहिर साहब की आंखें छलक आईं। कुछ सोचने लगे। वो अभी कुछ बोलने ही वाले थे, इतने में विनोद भारती साहब के एक नौकर ने आकर उनके पास कहा, साहब, खाना तैयार है। विनोद भारती साहब अपनी जगह से उठे और ताहिर साहब को उठाने लगे। उस शाम उनकी बातें वहीं खत्म हो गईं। वो अंदर चले गए, लेकिन विनोद भारती साहब के दिल की उलझनों और उनके दिमाग के सवाल कम होने की जगह पर और बढ़ गए। वो चाहते थे कि उनके सवालों के जवाब आज के आज ही उनको मिल जाएं, लेकिन जैसा कि ताहिर साहब बीमार थे और रात भी हो चली थी, तो उन्होंने उस दिन अपने सवालों को दिल में ही दबा रहने दिया। दूसरे दिन सुबह से शाम तक विनोद भारती साहब फिर से अपने काम में व्यस्त रहे और शाम को उसी टाइम विनोद भारती साहब ताहिर साहब को लेकर अपने उसी आर्मी क्वार्टर के पार्क में ठीक उसी जगह बैठे जहां वो पिछली शाम बैठे थे। विनोद भारती साहब ने सवालों का सिलसिला कल शाम को छोड़ते हुए सवाल से आगे शुरू किया। ताहिर साहब, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका वास्ता पाकिस्तान से रहा, कुछ साल पहले ही भारत आए, तो फिर शहजाद भारत की फौज में कैसे शामिल हो गया? साहब, उसका सपना था फौज में जाने का, तो बन गया फौजी। हाँ, ये बात तो ठीक है और उसके जज्बे को सलाम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एक पाकिस्तान में जन्मा हुआ लड़का भारत की फौज में कैसे आ गया? यहाँ कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता ना। उनकी आंखें फिर से पानी से भर आई, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल पाए। आंखों को अपने कंधे के अंगूछे से साफ कर बोले, मैं समझ गया साहब, आप क्या जानना चाहते हो? इतना बोलकर वो खामोश हो गए और एक लंबी आह भरते हुए उन्होंने कहा, हाँ,
हमारे पास सारे भारत के कागजात फर्जी थे। आपकी सरकार के हिसाब से हम घुसपैठी हैं, लेकिन इस सब का कसूरवार मैं हूँ, सिर्फ मैं। उदासी, मायूसी, एक बार फिर से हल्की सी खामोशी के बाद उन्होंने अपनी बात पूरी की। लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल भी गलत नहीं था साहब। विनोद साहब ने इस बार उनकी आंखों में देखा, कुछ पूछना चाहा। विनोद भारती साहब कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो विनोद भारती साहब की आंखों से उनका सवाल समझ गए। हाँ, हम पाकिस्तान से 1986 को समुद्र के रास्ते तस्करों के साथ एक नाव से भारत के गुजरात तक पहुंचे। कुछ दिन वहां के शहर पिपाड़ में गुजारने के बाद हम राजस्थान के जयपुर आ गए और यहाँ अपना गुजारा करने लगे। एक हल्की सांस उन्होंने फिर भरी और बात पूरी की। बचपन में तो वो क्रिकेटर बनने का सपना रखता था, लेकिन हमको अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ताहिर साहब की ये बात सुनकर इस बार विनोद भारती साहब ने अपने लफ्जों को रोका नहीं। उन्होंने कहा, आप लोग मुस्लिम हो ना, तो आपको वहां किस तरह का डर, कैसा खौफ? उन्होंने जोर से दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ हम मुस्लिम हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुहाजिर भी थे। बड़ा गुनाह है साहब वहां एक मुहाजिर होना। विनोद भारती साहब ने मुहाजिर लफ्ज पहली बार सुना था, तो उन्होंने बड़ी हैरत से पूछा, मुहाजिर? ये मुहाजिर क्या होता है? ताहिर साहब ने जवाब दिया, शरणार्थी साहब, जो मुसलमान सन 1947 के बंटवारे के वक्त जिन्नाह के बहकावे में सरहद के उस पार चले गए थे, उनको आज भी वहां नफरत और शक के निगाह से देखा जाता है और उनको आज भी मुहाजिर कहा जाता है और उनसे इम्तियाजी सलूक भी किया जाता है। सवाल और भी थे विनोद भारती साहब के जहन में, लेकिन उनके हाथ में बंधी घड़ी का इशारा ये था कि वक्त काफी हो चला था। ऐसे में उन्होंने अपने सेवक को आवाज दी, सलीम, खाना लग गया क्या? अंदर से वो सेवक बाहर आया, बोला, जी जनाब, खाना तैयार है। उसके बाद विनोद भारती साहब ने ताहिर साहब को सहारा देकर ऊपर उठाया और खाना खाने अंदर चले गए। दूसरा दिन भी विनोद भारती साहब के लिए काफी व्यस्त रहा और वो वापस अपने आर्मी क्वार्टर भी नहीं आए। तीसरे दिन शाम को अपने क्वार्टर लौटे। वजह थी कारगिल की जंग, जहां पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी थी। वो घुटनों पे आ गया था, तो ऐसे में लड़ाई अपने निर्णायक दौर में थी। इस वजह से विनोद भारती साहब काफी व्यस्त थे। फिर तीसरे दिन की शाम को जब विनोद भारती साहब अपने दरास वाले आर्मी क्वार्टर में थे, तब उन्होंने फिर से ताहिर साहब को अपने क्वार्टर के बाहर वाले उस पार्क में बिठाया और सवाल आगे बढ़ाया। उनका सवाल वहीं से आगे बढ़ा, ताहिर साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर आपके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा? वो बोले, होने को तो पूछिए मत साहब। इतना बोलकर ताहिर साहब खामोश हो गए और किसी गहरी सोच में डूब गए। पर कुछ लम्हों बाद उन्होंने फिर कहा, हम कराची में रहते थे। छोटा सा खुशहाल खानदान था हमारा। मेरी बीवी शाहिन, हमारी 17 साल की बेटी मंतशा और 16 साल का बेटा शहजाद। इतना बोल के वो फिर से किसी गहरी ही सोच में डूब गए। उनके दिल में शायद यादों का मंजर झलक पड़ा था। एक चमक थी सुहानी यादों की, तो दर्द भी था जो आंसू बन के उनकी आंखों से बहने लगा। सवाल तो और भी थे दिल में, लेकिन कुछ पलों तक हिम्मत ना हुई। वो पूछना चाहते थे, काफी कुछ जानना चाहते थे,
लेकिन भारती साहब की हिम्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, और वैसे भी वो पिछली कुछ रातों से सो नहीं पाए थे। ऐसे में उन्होंने उस रात ज्यादा कुछ पूछना सही नहीं समझा और ताहिर साहब को वापस क्वार्टर के अंदर लेकर आ गए। इसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो गए। ताहिर साहब अपने मजहब के लिए काफी पक्के थे। वो विनोद भारती साहब के उस आर्मी क्वार्टर में भी नमाज के 5 वक्त का अच्छे से पालन करते थे। दूसरे दिन विनोद भारती साहब कारगिल की जंग में अपने मोर्चे पर थे। इतने में उनके वायरलेस पर खबर आई कि दिल्ली से 2 ऑफिसर्स उनसे मिलने आए और वो उनका दरास वाली ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। विनोद भारती साहब अपनी जीप में सीधा अपने ऑफिस पहुंचे, जहां कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर बोला, सरकार ने शहजाद केस की इंक्वायरी के लिए हमको यहाँ भेजा है। विनोद भारती साहब कुछ बोल पाते इससे पहले उन दोनों में से दूसरे ऑफिसर ने कहा, सुना है शहजाद के बाप आपको मिल चुके हैं, उसको हमारे हवाले कीजिए, हम अपने आप उससे पूछताछ कर लेंगे। विनोद भारती साहब ने थोड़ा सा गुस्से में बोला, शहजाद का बाप नहीं पिता बोलिए। 2 ऑफिसर्स में से एक बोला, विनोद भारती साहब, आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? आखिर वो था तो एक पाकिस्तानी घुसपैठिया, हो सकता है कि वो आतंकवादी हो। विनोद भारती साहब ने जवाब दिया, ये मत भूलिए कि शहजाद ने हमारे वतन के लिए अपनी शहादत दी है। ऑफिसर बोला, ये तो हमारी इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा ना, आप बस उसके पिता को हमारे हवाले कीजिए, मार पड़ेगी तो अपने आप सब कबूल कर लेगा। विनोद भारती साहब बोले, शहजाद मेरी टुकड़ी में था तो उसके पीछे का सच जानने का अधिकार सबसे पहले मुझे है। जब तक मेरी खुद की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, मैं ताहिर साहब को किसी के हवाले नहीं करने वाला। कानून भी मुझे इसकी इजाजत देता है। ऑफिसर बोले, भारती साहब, अगर कल को कुछ बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। विनोद भारती बोले, मुझे इस बात की खबर है और मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। ऑफिसर बोला, ठीक है भारती साहब, हमको आपकी इंक्वायरी पूरी होने का इंतजार रहेगा, हमको बता दीजिएगा। यह बोलकर दोनों ऑफिसर्स वहां से चले गए।